मुझे 5 साल लगे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। 76 से लेके 92 तक 250 फिल्में लिखी मैंने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के लिए। घर से हीरो बनने निकले थे या घर से यही सोच के निकले थे कि राइटर डायरेक्टर बनना? एक जो चूड़ियां फिल्म में हमने ये चीज देखा कि शहर से एक लड़का पढ़ लिख के आया, गांव की लड़की से उसको प्यार हो गया। तो बकवास है, क्यों चला गया? अगर चला गया तो कोई मजाका भी नहीं है। आपको यकीन था कि वो चूड़ियां फिल्म इतनी सुपरहिट हो जाएगी? कौन सा गाना? लाइयां लाइयां में तेरे हाँ नाम। सर, लाइयां। लेकिन जब उनको पता चला कि ये साइमा जो सुल्तान रही की हीरोइन बन रहे हैं, और अब तो सुल्तान रही का नहीं रहे, छोटा है साइमा बड़ी है। जब छोटी लड़की बड़े हीरो के साथ काम कर सकती है तो बड़ी लड़की छोटे हीरो के साथ भी काम कर सकती है। स्टूडेंट को वक्त लगेगा थोड़ा सा, समर में मैं शूट करूँगा उसको, अभी ये 5-6 महीने। कोई नया चेहरा अगर दिखा है? नया चेहरा तो आएगा। सर, रिसर्च ये बताती है कि 4 साल चूड़ियां फिल्म सिनेमा से नहीं हुई। हम एक्चुअल फिगर जानना चाहते हैं कि एक्चुअल फिगर क्या है। 55 लाख की वो फिल्म थी, 40 करोड़ का बिजनेस। आपको पता है कि ये चूड़ियां 35 रुपए की टिकट थी, उसके साथ 40 करोड़ का बिजनेस। से बाजरे दी राखी आपकी रिसेंट उसमें आपने एक ऐसे नाम को कास्ट किया कि वो आज भी लोग पूछते हैं कि वो फिल्म आपकी बन रही थी जन्नत मिर्जा वाली, वो क्या हुआ? तो कुछ फिल्में बदनसीब होती हैं। रेशम एक्ट्रेस रेशम ने ये क्लेम किया कि आपने उनका काम किसी को दे दिया या उनको मेजर रोल ही मैंने कराया, उन्होंने छोटे छोटे रोल जाके किए जब उनको कोई नहीं जानता था, उस वक्त मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। आपने आर्ट की इतनी खिदमत की है। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने आपको वो मुकाम दिया जो आप डिजर्व करते थे? हमारे यहाँ तो है ही, बेकदरी तो है ही, हम कौम नहीं बन पाए, हम मुत्तहिद नहीं हो पाए। और मैं आपको यही मैसेज दे के जा रहा हूँ कि मैं आप नेक्स्ट टाइम आपको मिलूँ तो आप इधर बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हैं। मोहब्बत के बगैर जीना कोई जीना है लल्लू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ खावल बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मौजूद है। कोई एक नाम अगर आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स का लें तो आंखें बंद करके हमारे साथ हमारे सामने सैयद नूर की तस्वीर आएगी। सैयद नूर को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। लेजेंड किसी तारीफ का मोहताज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? बेहतरीन। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि हाउस और एनवायरनमेंट। देखिए, यहाँ स्टूडेंट बैठा हो और चाहत से बैठा हो तो वहाँ चाहत के फूल खिल जाते हैं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। लाइटिंग हमारी कैसी लगी आप? बेहतरीन। सर, शुरू करते हैं आपकी लाइफ से। 1970s में आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आए और आते ही छा गए। ठीक है, नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आपने जो इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है वो कोई भी नहीं दे सका आज तक। स्ट्रगल लाइफ याद आती है? बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहूँ आपको कि मैं 70 में आया तो आते ही छा गया, ये तो हरगिज हरगिज है, ऐसा नहीं हुआ। मुझे 5 साल लगे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। मेरा 5 साल का एक पीरियड है जो मेरी स्ट्रगल का पीरियड है, जिसमें मैंने सुलेमान साहब को असिस्ट किया 5 साल, और फिल्म इंडस्ट्री के हर शोबे में काम किया, जिससे एक इंसान की स्किल डेवलप होती है। 5 साल असिस्ट करने के बाद 76 में मैंने पहली फिल्म रिलीज हुई एज राइटर, संगम, सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल, यस, सोसाइटी गर्ल पहली फिल्म आपकी। और 76 से लेके 92 तक कोई 250 फिल्में लिखी मैंने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के लिए, फिल्म इंडस्ट्री। 93 से मेरा डायरेक्शन का करियर स्टार्ट होता है। सर, आप एक खूबसूरत नौजवान थे, अभी भी आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा मेरी तरफ आ रहा है। घर से हीरो बनने निकले थे या घर से यही सोच के निकले थे कि राइटर डायरेक्टर बनना है? डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर बनना है। हीरो बनने की कभी भी उमंग नहीं रही। आप ये देखिए कि मेरी मोस्टली फिल्मों में नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, नए हीरोज इंट्रोड्यूस हुए। तो अगर मेरे अंदर ज़रा भी शौक होता है या कैसी बात हो तो मैं उनकी जगह खुद अपने आप को, मुझे तो कोई कबाहत नहीं थी आने में, तो लिहाजा मुझे कभी भी एक्टर आप तो सर हीरो बनाने वाले हैं जी, हीरोज को बनाने वाले हैं, हीरोज का करियर बनाने वाले हैं। ये बताएं सर, बचपन याद आता है?
देखिए बचपन तो आपकी वो बचपन की सीढ़ियाँ जो आप चढ़ते हैं वो तो कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि उसमें सिर्फ चढ़ना ही नहीं है, गिरना भी है और समझना भी है, और समझाने वाले भी आपकी ज़िंदगी में बहुत आते हैं। ये वो पीरियड होता है। तो मुझे जिन लोगों ने समझाया, जो मेरे साथीज़ा, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और इन सब के बीच में मेरी माँ, जिसकी गोद में लेट के मैंने कहानियाँ बुनना सीखा। तो ये बचपन से कभी मिस नहीं होता, कभी भी, क्योंकि वो बुनियाद होती है आपकी। बुनियाद होती है। आपकी वालदा के साथ आपका रिलेशन जो अभी आपने बताया काफी गहरा था, जी। वालदा की कमी अब महसूस होती है? देखिए वो रिश्ते हैं जिनकी कमी तो मरते दम तक रहती है। हालांकि आप खुद बाप बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं और आपकी माँ होती है, आपके बाप होते हैं, रिश्ते होते हैं, तो वो तो कमी रहती है। और आप उनकी मिसालें देते हैं अपने बच्चों को कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसे था, मेरी बहनें ऐसी थी, मेरा भाई ऐसे था, तुम भी ऐसे बनो, तुम भी ये। तो उनकी मिसालें दे के आप उनको गाइड करते हैं उनको। कोई वालदा की कोई एक दुआ जो आपको आज भी कानों में गूंजती हो और सैयद नूर तन्हाई में मुस्कुरा देता हो? एक दुआ तो नहीं, वो तो हर वक्त दुआएं करती थी। तो बहरहाल उनकी एक जो आदत थी मुझे बहुत पसंद थी कि वो शाम में मुझे, जब सोने का वक्त होता था, तो मुझे गोद में लिटा के वो इस्लामी नावल मोहम्मद बिन कासिम, और तलवार टूट गई, हिजाज बिन यूसुफ, ये सारे जो नॉवेल्स वो पढ़ती थी और मैं सुनता था। शायद वहीं से मेरी स्किल डेवलप हुई। मैं एहसानमंद हूँ नसीम हिजाजी साहब का। वो मेरे वैसे भी उस्ताद रहे हैं जर्नलिज्म में। सर, टॉकिंग अबाउट योर फिल्म करियर, फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आए और पहली आपने फिल्म सोसाइटी गर्ल के नाम से बनाई, उसमें आपने जो करेक्टर कंसीव किए थे वो आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? देखो वो इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली आप इतना पढ़ते हैं और फिल्में देखते हैं, तो फिल्मों से ही इंस्पिरेशन थी मेरी सारी। लेकिन ये है कि टेक्निकली जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो कोई भी पुरानी चीज़ को जब आप नई शक्ल में ढालते हैं तो वो फिल्म नहीं बन जाती। तो ये इंस्पिरेशन के बगैर कुछ नहीं है। तो आपका एक सवाल बड़ा अच्छा है कि कहाँ से इंस्पिरेशन ली, तो मेरे कैरेक्टर से, फिल्मों से, कहानियों से, जो आप पढ़ते हैं उनसे। डायरेक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन कितनी जरूरी है? डायरेक्टर है ऑब्जर्वेशन करना, इसलिए कि वो उसने गाइड करना होता है, वो कैप्टन होता है। कैरेक्टर जो एक्टर है, जब कैरेक्टर में ढालता है डायरेक्टर, तो अगर उसको खुद समझ है तो वो उसको समझाएगा। जब डायरेक्टर या राइटर कैरेक्टर कंसीव करता है, वो पहले खुद पे तारीफ करता है वो कैरेक्टर, ये बात सच्चाई है इसमें? तारीफ करना तो कुछ और बात है, लेकिन उसको समझ बूझ होनी चाहिए, उसको इल्म होना चाहिए कि एक जो अंधा है वो कैसे बिहेव करता है। तो अगर तो एक्टर कर लेता है तो वो डायरेक्टर खामोश रहता है, अगर वो नहीं कर पाता तो डायरेक्टर उसको गाइड करता है। सर, चूड़ियाँ फिल्म, हमने ऐसी फिल्म पाकिस्तान इंडस्ट्री में नहीं दी दोबारा, पाकिस्तान इंडस्ट्री को किसी डायरेक्टर ने। चूड़ियाँ फिल्म की कोई ऐसी स्टोरी जो आपको आज तक अभी भी याद आती हो, बिहाइंड द सेट और चूड़ियाँ फिल्म बनने के बाद भी? एक स्टोरी जो मुझे भी याद है, जो मैंने अपने फादर से भी सुनी हुई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोई एक स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, वो मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे बचपन के बहुत करीब कह लें आप। मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये विलेज, वहाँ जाना, वो मिट्टी कटे जिनको आप बोलते हैं, उसमें खेलना, खाले छोटे छोटे जो होते हैं उनमें डुबकियाँ लगाना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और मैं हमेशा से उसकी यादों में रहता था जब हम लाहौर आ जाते थे वापस गांव से। गांव आपका सर कौन सा? हमारा ताल्लुक शेरगढ़ से है। शेरगढ़ से, यस।
ये पत्तों की से आगे जी, थोड़ा से है जो हाँ। तो मैं उर्दू फिल्में बना रहा था, मोस्टली ज़्यादा उर्दू फिल्में लिखी। आपने एक जमूत को तोड़ा था जी बिल्कुल हाँ। सर। तो पंजाबी फिल्म बन नहीं रही थी, तो मैं पंजाबी फिल्म बनाने के लिए मैंने अपने आप को राज़ी किया और चल पड़े। लेकिन एक शर्त तय थी उसमें कि वो फिल्म जो जिस किस्म की पंजाबी फिल्म बन रही है वैसी नहीं होगी, वैसे नहीं हो। कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगा, कोई गंदासा नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी उसमें। तो कोशिश ये करेंगे कि वो रोमांस हो, सॉफ्टनेस हो, Softness हो। और वो जो कल्चर है वो नुमाया हो। तो ये इंस्पिरेशन थी मेरी, और इसी को लेके एक जो चूड़ियां फिल्म में हमने ये चीज देखा कि एक शहर से एक लड़का पढ़ लिख के आया, गांव की लड़की से उसको प्यार हो गया। ये एक नई स्टोरी थी, ये बिल्कुल इससे पहले कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनी। बनी। बिल्कुल। ये आपने कहाँ से कंसीव किया? नहीं, क्या आपके साथ हो चुका था ऐसा? नहीं, ऐसी फिल्में बनी हैं, पहले ऐसी फिल्में बनती थी, जैसे संतोष भाई, संतोष कुमार हाँ जी, साहब। चाहे वो पत्तन हो, चाहे वो नाजी हो, नाजी। चाहे वो मुखड़ा हो, ये सारी फिल्मों में शहर से गए हैं। कोई कहीं वो जगीरदार के बेटे हैं, पढ़ के आए हैं वापस, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ये कॉम्बिनेशन जो सिटी का और गांव का हीरो हीरोइन का रहा है वो बहुत कामयाब रहा। तो वही बचपन की देखी हुई फिल्में और उसी से इंस्पायर हैं। ये हमने कहानियां भी सुनी हुई हैं अपने पेरेंट्स से भी कि जब चूड़ियां फिल्म रिलीज हुई तो आप इस मुल्क से चले गए। ये तो बकवास है, क्यों चला गया? अगर चला गया तो कोई मजाका भी नहीं है इसमें। मैं फिल्म कंप्लीट करके उसको सेंसर हो गया था, सेंसर भी हो गई। मुझे एक ऑफर आई थी, मुस्तफा कुरैशी साहब ने मुझे इंग्लैंड से फ़ोन किया कि भैया कुछ लोग हैं जो काम करने का, क्या आपको फ़ौरन आना होगा। तो चूँकि मेरी कोई जिम्मेदारी बाकी बचती नहीं थी, तो मैं इंग्लैंड चला गया और उसके कुछ दिन के बाद पीछे रिलीज हुई फिल्म। तो हाउसफुल सर, लोगों ने आज भी हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि वैसा हाउसफुल हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपको यकीन था कि वो चूड़ियां फिल्म इतनी सुपरहिट हो जाएगी? नहीं, ये यकीन नहीं था कि इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी, लेकिन ये ज़रूर था कि ये डिफरेंट फिल्म है, आम डगर से हटके है, लोग इसको पसंद करेंगे। ये मुझे यकीन था, लेकिन कितना पसंद करेंगे ये पैमाना मेरे पास नहीं है, ये तो रब के पास है। चूड़ियां फिल्म का कोई ऐसा गाना जो आज भी आपके दिल के बहुत नजदीक हो और आप तन्हाइयों में वो गाना सुनते हो और एंजॉय करते हो? नहीं, मैं तन्हाइयों में भी सुनता हूँ, मैं महफिलों में भी सुनता हूँ। कौन सा गाना? लाइयां लाइयां में तो हाँ सर, लाइयां लाइयां। और कोई गाना जो आप बहुत शौक से सुनते हो, कोई आप अपनी मूवीज के कोई गाने ऐसे? नहीं, मैं हमेशा मैंने कोशिश यही की है अपनी फिल्मों में कि गाने अच्छे हैं जो आप नहीं सुनाई देते, अब आप फिल्मों में दिखाई भी नहीं देते। तो कोशिश हमेशा की सॉफ्ट गाने हों, मेलोडियस हों, तो उसमें कामयाब रहेगी। सर ये बताएं कि किस दौर में आपको आइटम सॉन्ग का ख्याल आया जब बॉलीवुड के भी करीब से नहीं फटकता था? हाँ, ये था कि आइटम सॉन्ग हमने शोले में भी देखा था, लेकिन इतना ज़्यादा शूट नहीं किया जाता था। अब तो बॉलीवुड के अंदर हर मूवी में आइटम सॉन्ग है। उस दौर में आपको 1997 में आपको एक आइटम सॉन्ग का ख्याल कैसे आया और आपने वो क्यों फिल्म में डाला, उसके पीछे वजह क्या थी? नहीं, आइटम सॉन्ग तो जो नाम दिया गया है किसी चीज़ को आइटम सॉन्ग, तो वो बाद में आया। तो आइटम सॉन्ग कोई चीज़ नहीं है, ये तो एक आम लोगों ने बनाया हुआ है कि ये आइटम सॉन्ग। ये तो शुरू से हर फिल्म में होता था, हर पंजाबी फिल्म में होता था म्यूज़िक में। फिर वो अगर आप विलन दिखा रहे हैं तो विलन जो है वो नचवा रहा है लड़कियों को, तो आइटम सॉन्ग है ना। ये तो हर पुरानी से पुरानी फिल्म में है, नाम उसको अब दिया गया आइटम सॉन्ग। तो मेरा जहाँ तक चूड़िया का ताल्लुक है, उसमें देखिए वो फ़र्क है। मैंने उसमें दो बहनें दिखाई हैं, जो एक बड़ी सबमिसिव है और एक बड़ी शार्प है, बोल्ड है, और उसकी माँ ने उसको बिगाड़ा हुआ है। तो फ़र्क कैसे पैदा करेंगे आप? इसी तरह पैदा करेंगे ना कि वो बोल्ड है और बोल्ड बात कर रही है, गाना भी उसको पिक्चराइज हो रहा है तो बोल्ड हो रहा है। ये एक कैरेक्टर का डिफरेंस था, दो कैरेक्टर का।
एक लाइयां लाइयां गा रही है, ढोला सुन मेरे ढोला गा रही हाँ। है, एक कह रही है मेरे आ नेड़े आ नहीं। नेड़े आ। तो ये एक फर्क था। फर्क था बिल्कुल सर। और सर इसमें ये बताइएगा कि साइमा जी के करैक्टर को आपने खुद कंसीव किया था और उस करैक्टर की बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आज भी लोग उस करैक्टर से इंस्पायर होते हैं। उस करैक्टर के पीछे क्या वजह थी लिखने की? नहीं, कोई खास वजह नहीं। जब आप कैरेक्टर कंसीव करते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी माँ बचपन में मर गई, जिसके सौतेली माँ मुसल्लत कर दी गई, और जिसके साथ जो बहनें हैं वो सौतेले हैं और उसको अपना नहीं समझते, और इस घर में भरे हुए घर में वो अकेली अपने आप को अकेली महसूस करती है। तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो उसकी एक कैरेक्टराइजेशन सामने आएगी, एक उसकी शक्ल सामने आएगी। सब मिसिव सी आँखें झुकी हुई, आँख भी नहीं उठाती, ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं करती, घर का सारा काम करती है, लेकिन अपने आप को संवारती भी नहीं है। ये एक सारी कैरेक्टराइजेशन थी कि जो साइमा जी ने बड़ा अच्छे तरीके से किया, और बहुत बहुत उसमें डूब के उन्होंने उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को किया, बहुत अच्छा किया। इवन इसका अपोजिट नरगिस का जो रोल था वो भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। मोहम्मद राना साहब को आपने इस फिल्म में कास्ट किया। मोहम्मद राना साहब एक लाहौरी, और उन्होंने पहले कोई इतराज़ात भी किए थे इस फिल्म में कास्ट होने से, तो आपने उनको फिर कैसे समझाया था, उनको बताया था कि ये फिल्म करो, कन्विंस कैसे किया था? देखिए मोहम्मद राना जो है ये बहुत छोटे बच्चे थे एक तरह से, और नया नया पहली फिल्म मेरे साथ उन्होंने की थी दीवाने मेरे प्यार से, जिसमें वो बहुत क्लिक हुए थे। वो फिल्म बहुत चली थी। सेकंड फिल्म में जब मैंने ये प्लान की चीड़ियाँ, तो मेरा वो फेवरेट बन चुके थे और वो इस काबिल थे, और जो रोल था फॉर्चुनेटली वो उनके फिट बैठ रहा था, वो बहुत अच्छा बन रहा था। तो उनसे मैंने कहा आप पंजाबी फिल्म करेंगे, इनकार क्या करना था, बहुत खुश हैं जी, जरूर करेंगे। तो यूँ वो उस फिल्म में आए। लेकिन जब उनको पता चला कि ये साइमा जो सुल्तान रही की हीरोइन रही हैं, और अब तो सुल्तान रही साहब नहीं रहे, और वो हीरोइन बन गई, तो थोड़े से घबराए उनके जहन में, क्योंकि नए नए थे, उनके जहन में ये नहीं था कि कैरेक्टर जो है वो अगर किसी भी आर्टिस्ट को दिया जाए, वो अगर अच्छे तरीके से निभाता है तो वो कैरेक्टर मायूब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। तो पहले तो जी उनके साथ मेरा पेयर कैसा लगा, उन्होंने जिया अली के साथ किया हुआ। तो नेक्स्ट डे वो फादर जो मेरे बड़े मोहतरम, उनके फादर आ गए आपके पास? वो लेके आए। बच्चा था ना, फिर बात नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे कहा कि जी किस तरह पंजाबी हूँ, मैंने सुना है साइमा को ले रहे हैं, तो देख रहे हैं ये छोटा है, साइमा बड़ी है, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और साइमा को इतनी बड़ी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, परसेप्शन है। बड़ी छोटी उम्र में आ गई थी, और वो उन्होंने जो फिल्मों में काम किया वो बड़े हीरोज़ के साथ किया। अगर छोटी लड़की बड़े हीरोज़ के साथ काम कर सकती है, तो बड़ी लड़की छोटे हीरोज़ के साथ भी काम कर सकती है। तो वो कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा ठीक है अगर आप, मैंने कहा वो उसको तो हमने कर लिया हुआ है, मोहम्मद ने अभी करना है, मोहम्मद ने अभी फाइनलाइज करना है, मैंने प्रोड्यूसर के साथ उनके साथ। तो हालांकि प्रोड्यूसर मुझे कह रहे थे कि जिसने बाबर को लेना, हाँ, तो लेकिन मैंने ये तो शुनीद थी कि हीरो चेंज करने का कहा जा रहा है ये, लेकिन ये शुनीद आज तक नहीं आई कि कभी हीरोइन चेंज करने का भी ये कहा गया चुनिया फिल्म में। इसकी क्या वजह थी? आप कन्विंस थे, आप फिट थे कि मैंने साइमा जी को कास्ट मैंने वो कर लिया था उनको, मेरा जो रोल था मुझे उसमें वो बिल्कुल उनकी शक्ल जो है वो उभर के सामने आ रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप ये समझते हैं। तो बाद में आप ये देखिए मोहम्मद राना और साइमा दोनों का पेयर इतना ज़बरदस्त बना, और उन्होंने तो उसके बाद जो फिल्म की वो क्लासिक फिल्म है मेरी ज़िंदगी की, मुझे वो बहुत पसंद है वो फिल्म, वो मेहंदी वाले हाथ। उनका उसमें मोहम्मद ने भी बहुत अच्छा काम किया और साइमा जी ने भी बहुत अच्छा काम।
सर ये बताएं कि चूड़ियां 2 आप बना रहे हैं, ये कहाँ तक पहुंची है सर? बहुत डेस्परेटली लोगों को वेटिंग है चूड़ियां 2 का। चूड़ियाँ टू का वक्त लगेगा थोड़ा सा, वो समर में मैं शूट करूँगा उसको, अभी ये 5-6 महीने। और उसकी लिखत, उसकी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी राइटिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि वो सेम स्टोरी है, सेम कैरेक्टराइजेशन है, सब कुछ सेम है। है और उसमें कोई नए कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही वही कैरेक्टर, कैरेक्टर होंगे। कोई नया चेहरा नहीं अगर लाया? नया चेहरा तो आएगा, नए कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, इसलिए कि नए कैरेक्टर्स नहीं आना तो फिर नई कहानी बना लें, चूड़ियाँ चूड़ियां टू 2 उसमें कोई आइटम सॉन्ग भी आ रहे हैं, कोई गाने भी आ रहे हैं नए? गाने आएंगे, वही गाने आएंगे इंशाल्लाह, सारा ऐसे ही होगा। वैसे जैसे उसमें गाने थे वैसे इसमें प्रॉपर एक फिल्म होगी, लेकिन एक ऐसी फिल्म होगी जो इम्तिहान से गुजर के हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा सक्सेस जो चूड़ियों को मिला और आप बनाने जा रहे हैं, तो लोग तो कंपैरिजन में आएंगे। सर रिसर्च ये बताती है कि 4 साल चूड़ियां फिल्म सिनेमा से नहीं उतरी। हम एक्चुअल फिगर जानना चाहते हैं कि एक्चुअल फिगर क्या है, कितना अरसा चूड़ियां फिल्म सिनेमा से नहीं उतरी? ये बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि उसका जो बिजनेस है, जो ऑन रिकॉर्ड बिजनेस है, वो 55 लाख की वो फिल्म थी। 55 लाख से 55 लाख की फिल्म थी, उस दौर? 40 करोड़ का बिजनेस था। वाओ, 40 करोड़ उसने बनाया था ऑन बॉक्स ऑफिस। लेकिन उसके अलावा वो ब्लैक में लोग टिकट खरीदते थे, वो अलग प्रोड्यूसर को पैसे जाते थे। फिर जो ओवरसीज में वो उसने कमाई की वो लग गए, लेकिन 40 करोड़ पंजाब में, यहाँ पाकिस्तान में उसका बिजनेस था। सर ये बताएं कि आजकल नेटफ्लिक्स का दौर है, अमेजोन का दौर है, आप नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजोन के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं ताकि हमारी यूथ ज्यादा से ज्यादा आपके काम को देख सके? बिल्कुल, मेरा ये भी है कि चूड़ियाँ 2 हम नेटफ्लिक्स से भी चलाएं, तो उसको इस लेवल पे बनाए तो वहाँ चले, क्योंकि यूथ का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। यूथ आजकल अपने मोबाइल्स में मूवी सीरीज देख लेती है, मोबाइल्स में देख लेती है, लेकिन सिनेमा में जाकर बहुत कम हो गया है, लोगों का रुझान इस तरफ चेंज हो गया है। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इतना सिनेमास के अंदर फ्लो क्यों नहीं मिल रहा? इंडियन मूवीज है या ये जो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह है इसकी वजह चलती हैं, लेकिन सिनेमा तो खाली पड़े हैं। खाली पड़े हैं? सिनेमा के ना चलने की वजह ये नहीं है, सिनेमा के ना चलने की 2-3 वजूहत है जो मेन है। पहली ये वजूहत है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत कम है। प्रोडक्शन बहुत, दूसरी जो मेन चीज़ है वो है उसका बॉक्स ऑफिस टिकट। वो 1000-1200 रुपये की टिकट है। आपको पता है कि ये चूड़ियाँ 35 रुपये की टिकट थी, उसके साथ 40 करोड़ का बिजनेस है। 35 रुपये की टिकट। तो अब जो मासिस है वो किसी सूरत भी अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकता, अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकता। 1000-1200 रुपये की टिकट है, 5-6 हज़ार की टिकट, 4-5 हज़ार की रिफ्रेशमेंट वगैरह, तो 10,000 रुपये कौन आदमी खर्च करेगा किसी? और ये जो एंटरटेनमेंट है ये है भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की मासिस के लिए। तो लिहाजा ये एक मेन रीज़न ये है कि ये कुछ अभी हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं कि टिकट सस्ता किया जाए सिनेमा का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इंडियन फिल्मों ने पाकिस्तान सिनेमास पे काफ़ी असर राज किया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे जवाल भी आया। उसकी वजह क्या है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इतना फ़रोग़ क्यों नहीं दे पाए, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को स्टैंड क्यों नहीं कर पाए? किसने करना था लोग देखें, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं फिल्में बनाने के लिए, पैसे लेके आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि पैसे के साथ पैसा बनाएं, उनको प्रॉफिट हो। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाएं कि सिनेमा में फिल्म लगना मुहाल हो जाए, तो वो कैसे बनाएंगे फिल्म से, वो कैसे आएंगे? ये बिजनेस है। एग्रीकल्चर के लोगों ने कल्चर को नुकसान पहुंचाया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो सर हमारे आर्ट एंड कल्चर के लोग जो हैं, आर्ट एंड कल्चर के जो लोग हैं वो
कल्चर से दूर हो गए और फिर गांव में लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची और फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, इसकी वजह ये भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये परसेप्शन है, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आप खुद भी फिल्म राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। आप अपने अलावा कौन सा राइटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिसकी फिल्म आप अभी इस हालिया जो आप देखते हैं और खुश होते हैं? पाकिस्तान में जी। देखिए, मुझसे तो बेहतर सारे ही हैं, सच्ची जो बात है। हमारे यहाँ अभी जो सीनियर राइटर्स में जो हैं वो नासिर अदीब हैं, नासिर अदीब साहब। और परवेज़ कलीम हैं, इस तरह करके बस। अब सुमेरा तो अहमद, आप उनकी वो फिल्म राइटर नहीं है, कोई वो ड्रामा राइटर, टीवी राइटर। जाहिर है वो बहुत अच्छी हैं। वो खलील रहमान कमर खलील बहुत रहमान अच्छा है, कमर। ही इज़ वेरी गुड राइटर माशाल्लाह। उन्होंने फिल्में भी अच्छी लिखी हैं और ड्रामे भी अच्छे लिखे। खलील रहमान कमर साहब की आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई अभी तक? पंजाब नहीं जाऊंगी। पंजाब नहीं जाऊंगी। सर, बात करते हैं हम थोड़ा सा बॉलीवुड पे आते हैं। बॉलीवुड ने हर नीश को फोकस किया। अगर आप पृथ्वीराज कपूर साहब की मुगल आजम से शुरू हों, मुगल आजम से उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर्स को, अपने बादशाहों को, गो के उन्होंने अपने बादशाहों को हीरो दिखाया और हमारे मुसलमान बादशाहों को उन्होंने हीरो नहीं दिखाया, उसमें विलन दिखाया। जैसे अभी पानीपत पे भी मूवीज़ आई, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भी मूवीज़ आई, वो उन्होंने काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के हिस्ट्री को पेश किया। बॉलीवुड ने हर नीश को फोकस किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने लिमिटेड क्यों कर दिया? पाकिस्तान में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर मूवीज़ नहीं बनी, हमारी पुलिस के लिए मूवीज़ नहीं बनी, पुलिस की पीआर के लिए मूवीज़ नहीं बनी, और हमारे जो बादशाह हैं, मुगल बादशाह, हमारी एक रिच हिस्ट्री है, उसके ऊपर क्यों नहीं काम हुआ? बॉलीवुड ने इसको काफ़ी कैश किया। देखिए, इसकी वजूहात तो बहुत हैं, लेकिन मेजर जो वजूहात है कि ये जो पीरियड फिल्म होती है ये बहुत महंगी बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए कि इसमें हर चीज़ आपने क्रिएट करनी है। एक दिया भी अगर आपने दिखाना है तो उस वक्त का आपको बना के दिखाना पड़ेगा, और अगर घर भी दिखाना है तो आपको महल बना के दिखाना पड़ेगा। जो आज के दौर की फिल्म है तो आप किसी घर में जाके शूटिंग कर लेते हैं, परमिशन लेते हैं या पैसे देते हैं, आप वहाँ शूटिंग कर लेते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं आपको। अब उसके लिए आपको हर चीज़, उनका रहन सहन, उनके इर्द गिर्द उनकी खादमाएँ, उनके खादिम, उनके वज़ीर, उनके काजी, उनके बादशाह, ये सब आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये क्रिएट करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, तो इसलिए यहाँ मुमकिन नहीं है फिल्म बनाना, क्योंकि आम रूटीन की फिल्म बनाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो आपको रिटर्न नहीं होते, वो बजट आपको नहीं मिलता वापस, फिल्म इतना बिजनेस ही नहीं कर पाती। बायोपिक्स का रुझान नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बायोपिक्स हैं, एक दो आइडियाज़ बनाने के लिए, वो बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुश्किल काम है ये, मुश्किल काम। ये तहकीक मांगता है काम, इसमें आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जब बायोपिक बना रहे हैं तो कोई उंगली नहीं उठाए, तो वो आप देखें उसको बायोपिक बनाने के लिए। सर, ये बताएं कि आप जब तन्हाई में बैठते हैं तो आप अपनी रियाजत कैसे करते हैं? जब आप कैरेक्टर कंसीव करने के लिए आपकी रियाजत क्या है? आप मूवीज़ देखते हैं, इंटरनेशनल हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, या आप क्या आप रियाजत कैसे करते हैं? हमारा जो काम है ना, उसकी रियाजत तन्हाई नहीं मांगती, ऑब्जर्वेशन मांगती। ऑब्जर्वेशन, भीड़, हंगामे, लोग, ये सब मांगते हैं। तो लिहाजा जितना हम घूम लें, लोगों से मिल लें, ऑब्ज़र्व कर लें, उतना अच्छा होता है। बाकी जो असल जो काम है वो लोगों का काम देखना और उनसे सीखना है कि कहाँ क्या फ़िल्म बन रही है, इंडिया में क्या बन रही है, हॉलीवुड क्या बना रहा है, चेकोस्लोवाकिया क्या बना रहा है, बेहतरीन फिल्में बना रहा है, साउथ कोरिया बहुत अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं। तो लिहाजा ये आपको देखना चाहिए कि सिनेमा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इवन टेलीविज़न सीरियल,
क्या बन रही है। क्या बात। तो ये सब आपके लिए एक रोज़ का, आप समझें कि आप पढ़ने जाते हैं तो आप पढ़ के तो कुछ ना कुछ सीखते कोई हैं। रिसेंट फिल्म जो अभी आपने देखी आपको बहुत पसंद आई? रिसेंटली तो ऐसा मुझे कोई ख़ास पसंद वाली नहीं है, लेकिन लास्ट में जो मुझे पसंद आई थी वो जोकर पसंद आई थी, जोकर। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सर तेरे बाजरे दी राखी आपकी रिसेंट मूवी, उसमें आपने एक ऐसे नाम को कास्ट किया जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल थी और उनकी बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग थी। ये तजुर्बा कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला? देखिए, जहाँ तक जन्नत जन्नत मिर्जा। का सवाल है, वही कह रहा हूँ। जन्नत मिर्ज़ा मेरी बेटियों की तरह है और मैंने बड़े बच्चों की तरह उससे काम लिया और उसने किया भी बहुत अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हालात ऐसे थे, या हमारी हाइप नहीं थी उस फिल्म की, हम बता नहीं पाए लोगों को कि हमने क्या फ़िल्म बना क्या के फिल्म लाए है? हैं, क्या है। तो ज़्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं। उसकी वो आज भी मार्केटिंग। लोग पूछते हैं कि जी वो फिल्म आपकी बन रही थी जन्नत मिर्ज़ा वाली, वो क्या हुआ, वो लगी नहीं फिल्म। मैंने कहा वो लग के उतर भी गई। तो कुछ फिल्में बदनसीब होती हैं, तो वो उन बदनसीब फिल्मों में है एक जिसको जन्नत मिर्जा ने ये क्लेम किया कि उस फिल्म के अंदर आउटडेटेड जो है चीजें थी, मतलब कि घोड़े थे, एआई का जमाना है, गाड़ियों का जमाना है। जन्नत मिर्जा ने ऐसा क्लेम किया, तो इस बारे में आपको लबकुशाई करेंगे कि ये क्लेम? नहीं, अब बच्चों ने बात की तो मैं क्या उसको कहूँ। अब वो बच्चा है ना, अब गांव में जो है होती हैं गाड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन जब गांव के आप कल्चर को दिखाते हैं, जब ऐसा कोई थ्रिल पैदा करते हैं, तो घोड़ों का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। और वो ये किसी फिल्म की नाकामी नहीं हो सकती। नहीं, ये नहीं। ये तो टूल्स हैं। तो बहरहाल जो भी उस फिल्म की नाकामी है वो मेरे ज़िम्मे है। वो जन्नत मिर्ज़ा पहले भी सुपरस्टार थी, अब भी सुपरस्टार है। सर आप उसको अब दोबारा से रीलॉन्च करने का सोच रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर? देखिए, मैं अगर उसका प्रोड्यूसर होता तो मैं उसके बहुत सारे एंगल देखता और उससे काम लेता, लेकिन उसके प्रोड्यूसर कोई और हैं, या उनकी मर्ज़ी है, वो क्या करें क्या कैसे करें? करें। सर ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि उसके बाद तेरे बाजरे की राखी के बाद एक बड़ी फिल्म बड़े हीरो के साथ आई, हुमायूं सईद की फिल्म आई, और ज़रार भी उसके बाद 3 मई को आपने ये फिल्म रिलीज की और जुलाई में ज़रार आई, उसके बाद उससे पहले हुमायूं सईद की मूवी आई। तो क्या ये आप समझते हैं कि वो फिल्म ओवरशैडोड हो गई? कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मैं कोई फिल्म किसी फिल्म को ओवरशैडो नहीं कर सकती। तो वो फिल्में खुद फ्लॉप हुई हैं। वो इतनी नहीं चली? हाँ, तो ऐसी कोई बात क्या नहीं। वजह है उसकी? अब मैं किसी के ऊपर तबसरा नहीं कर सकता। मैं करता हूँ, ना मेरी आदत है कि मैं अपनी फिल्म को बुरा कह सकता हूँ, उसकी गलतियाँ निकाल सकता हूँ, किसी की नहीं। सर बॉलीवुड के अंदर हमने देखा कि एक 80s के अंदर श्रीदेवी का दौर था। उस दौर को उसको माधुरी दीक्षित ने आके उसको कवर किया। फिर माधुरी दीक्षित को के बाद काजल आई, काजल के बाद और हीरोइंस आई। अब जो है अब वहाँ पे नूरा फतेही ये हीरोइन है, वहाँ पे सुपरस्टार है, दीपिका पादुकोण है। रेशम एक्ट्रेस रेशम ने ये क्लेम किया कि आपने उनका काम किसी को दे दिया, या साइमा जी को उनका काम दे दिया। ये डायरेक्टर के ऊपर होता है कि उसने किसको कास्ट करना है, किसको नहीं कास्ट करना, कब कास्ट करना है। 1997 के बाद आपने ज़्यादा रेशम जी के साथ काम नहीं किया, उसकी वजह हम जानना चाहते हैं, क्या वजह थी, क्यों नहीं किया? अच्छा, उसकी वजह मेरी अपनी अगर है तो मैं क्यों बताऊँ, अगर मेरी अपनी है बिल्कुल, तो। ये आपकी अपनी मर्जी है। और अगर कोई और वजह है, कैरेक्टर की प्रेजेंस है या कैरेक्टर की शक्ल है, वो वजह है, तो लोगों को खुद फैसला करना खुद चाहिए फैसला करेंगे। कि ये जो चूड़ियाँ वाला रोल है ये रेशम को नहीं करना चाहिए था, ना उसको सूट करता। कि मेहंदी वाले हाथ में जो साइमा ने रोल किया है रेशम को नहीं सूट करता, उसको नहीं करना चाहिए था, खुद भी मानती हैं। लेकिन बात ये है कि मैं कौन होता हूँ उसको काम ना देने वाला।
जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वो है। उसके बाद भी आपने उनको कास्ट किया था? हाँ, उनको मेजर रोल ही मैंने कराया है, उन्होंने छोटे छोटे रोल जाके किए और इस किस्म के रोल किए कि उनकी कोई प्रेजेंस, उनका कोई हिस्सा नहीं बनता था फिल्म में, तो उन्होंने अपना हिस्सा खुद कम करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल अगर मुझे वो ब्लेम करती हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने जब वो कुछ नहीं थी, जब उनको कोई नहीं जानता था, उस वक्त मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था। पहली 5 फिल्में मेरी उनके साथ हिट हैं। पहली फिल्म आप देखें जीवा, दूसरी फिल्म घूंघट, तीसरी फिल्म संगम, चौथी फिल्म क्या नाम है उसका, दुपट्टा जल रहा है। वह इस तरह मेरी फिल्मों में उन्होंने बड़े बड़े रोल किए। तो उसके बाद अगर वो ये कहें कि मैंने उनके साथ ज़्यादती की है तो उनको मैंने जो उनके साथ अच्छाई की है वो भी याद रखना चाहिए। तो बहरहाल उनका कहना सारा आंखों जीती रहे। सर यही मैं बात करना चाह रहा था कि अभी हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, शान शाहिद के अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमें इंडिया से ऑफर आई। आपको इंडिया से ऑफर आई कभी? इंडिया काम करने का मौका आपको बुलाया गया? आप गए या नहीं गए? मेरा ख्याल है कि मुझे तो वहाँ कोई जानता भी नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं हो सकती सर। तो अगर जानते होते तो बुला लेते। मुझे किसी ने नहीं बुलाया। इंडिया से आपको कभी तो मेरे सब दोस्त हैं वहाँ, बड़े बड़े सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सब दोस्त हैं, लेकिन उनके पास अपने पास बहुत टैलेंट है। हमें क्यों बुलाएंगे? देखिए ना, हमें क्यों बुलाएंगे? हमें कभी किसी ने नहीं बुलाया। हमारे एक्टर्स रश करते हैं इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बॉलीवुड में काम करने के लिए। और अभी बॉलीवुड ने, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, उसने तो हमारे बाकायदा सारे एक्टर्स स्टेज के उठाना शुरू कर दिए हैं कॉमेडी। तो क्या वजह है हमारे जो एक्टर्स हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करना चाहते? पैसे कम है क्या? नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी लोग वहाँ कर रहे हैं काम, सारे हमारे साथ करते हैं। अब देखना, इफ्तिखार ठाकुर जो है उसको वोटी रह के जानी में मैंने मेन रोल में लेते हैं, और फिर ये सब ने मेरे साथ किया। आगा माजिद साहब, जो सलीम अलवेला, नासिर चंयोटी साहब, ये सब लोग मेरे साथ कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। ये बड़े आर्टिस्ट हैं और ये फ़ख्र की बात है कि ये इंडिया में जाके उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो बड़ाई है, पाकिस्तान की जो है इज़्ज़त अफजाई है। नई एक्ट्रेसेस में जैसे कुबरा खान है, हानिया आमिर हैं, सजल अली हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी हेरोइन आपके साथ काम, आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, आप उसको कास्ट करना चाहते हैं, और आप ये समझते हैं कि वो आपके लिए जो है वही सक्सेस साबित होंगी आपकी फिल्म के लिए, जो साइमा जी आपकी फिल्म के लिए सक्सेस साबित होंगी? देखिए, साइमा जी इस वक्त अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़ी आर्टिस्ट है, बड़ी परफॉर्मर है। उन जैसा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आर्टिस्ट का मरहून मिन्नत हो जाऊं। मेरा काम आर्टिस्ट का मरहून मिन्नत हो जाए कि ये होगा तो फिल्म हिट होगी, क्योंकि मैंने मोस्टली फिल्में नए आर्टिस्टों के साथ हिट कराई। अभी भी ऐसा ही होगा, मैं नए लोगों के साथ बनाऊंगा, और जहां मुझे सज्जल अली साहिबा की ज़रूरत होगी मैं उनको जाऊंगा उनके पास, जहां मुझे हानिया की ज़रूरत होगी मैं जाऊंगा उनके पास। मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे रोल्स, मेरी कहानियों में उनकी जगह नहीं बन रही। वो बड़े बड़े काम करें, बड़े अच्छे काम करेंगे, लेकिन मैं नए लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऐसे मैच्योर लोगों की तो उनके पास जाएंगे। कुबरा खान भी हैं, हानिया आमिर हाँ, भी हैं। बहुत अच्छे हैं, ये सब बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत इन्होंने काम अच्छा किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ, अभी उनकी मेरी ज़रूरत वहाँ तक जाने की नहीं है। सर, नए हीरोज़ जो हुमायूं सईद साहब को तो हम सब जानते हैं, हुमायूं सईद साहब के साथ कोई प्लान कर रहे हैं कोई फिल्म बनाने का, या किसी नए हीरो को लॉन्च करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल,
अभी मैं जो फिल्म बना रहा हूँ ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह, यस। ललकारा एक सिख लड़का है, यंग 20-21 साल का, जिसके दादा परदादा जो है वो लाहौर रहते थे, और वो कहानियाँ सुनी हैं उसने लाहौर की अपने बड़ों से, और उसके जहन में लाहौर का एक नक्शा है, सिंपल सा, सीधा सा। जी। तो लाहौर देखने के लिए आ रहा है। इस फिल्म में एक्ट्रेस कौन है? लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। प्लीज। लाहौर देखने के लिए आता है। अब लाहौर जो उसके सामने नज़र आया तो वो तो दुनिया के बेहतरीन मॉडल सिटी बन चुका है। तो थ्रू हिज आइज मैंने एक्सप्लोर किया है पुराना लाहौर और नया लाहौर। वो एक मैसेज लेके जाता है लाहौर से वापस चंडीगढ़ कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जब ये मेरा। तो उसमें जो हीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है बहुत बड़ी लेगेसी है उसके पीछे। वो रियाज शाहिद साहब का नवासा है, शान का भांजा है, मैडम नीलो का नवासा है, उसका नाम ईसा है, ईसा अरसलान, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर ये बताएं कि अभी हम आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल पे आते हैं, स्ट्रगल लाइफ। जब सैयद मोरिस फिल्म इंडस्ट्री में आए, खाली जेब और भूखे पेट ने कभी कोई जिंदगी का ऐसा सबक जो आज तक आप हमें भी सिखाना चाहें, हमें भी ट्रांसफर करना चाहें, कोई बोलता है? देखिए, मैं जब आया था मैं एक बस होती थी जो आती थी वहाँ शाहनूर स्टूडियो रात के 10 बजे 11 बजे, उसके बाद नहीं जाती थी। 2 बजे जब शूटिंग पैकअप होती थी तो उस वक्त कोई इंतज़ाम नहीं था ट्रांसपोर्ट का। ये जो एवेन्यू स्टूडियो अगर आपने देखे हों तो उनके पीछे जो इकबाल टाउन है, यहाँ खेत थे सब, कोई ये स्कीम नहीं थी, कोई हाउसिंग स्कीम है। उसके सामने जो सब्ज़ादार वगैरह है कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये स्टूडियोज़ एक वीराने में थे, छोटी सी एक सड़क थी। मुझे मिकलोर रोड जाना होता था, वहाँ रहता था मैं। तो मैंने कभी फॉरगिव नहीं की थी इस परेशानी को कि मैं सारी रात पैदल चल के, एक यंग सा लड़का खौफ में मुब्तला, गीदड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, हैं जी, और भेड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं खेतों में से, खेतों में होते हैं ना रात में। तो मैं अपने ख्वाब बुनते हुए जाता था। मैंने कभी नहीं डर को भगाया, अपने कदमों को मजबूत किया। जूता टूट गया तो उसे फिर गांठ लिया, फॉरगिव नहीं किया। मैं यंगस्टर्स को ये कि पैशन पैदा करें। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं है तो आप जितने मर्जी टैलेंटेड हों, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रगल होती है, ये जो जद्दोजहद होती है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, और यही तजुर्बा आगे चल के आप ट्रांसफ़र करते हैं और आप अपने उससे काम लेते हैं। सर, जो पहला चेक या पहली कमाई जो आपने अपनी वालदा के हाथ में रखी, वो कितनी थी? अनफॉर्चुनेटली जब मुझे पहली कमाई मिली तो मेरी वालदा दुनिया में हयात नहीं थी, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरी पहली जो सैलरी मुझे मिली 1000 था। 1000 जो पहला चेक था? चेक था या चेक नहीं, कैश ही था। कैश ही था। और अभी जो आप इस नहज तक पहुंच गए हैं, यंगस्टर्स को, जो यंगस्टर्स परेशान हो जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि घबराना नहीं है? नहीं, ये कि ये जो पैसा है ये कोई चीज़ नहीं है। असल पैसा, असल आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपका तजुर्बा है। आपकी जो असल एजुकेशन है वो लोगों के रवैये हैं जिनको आप देख के अपने अंदर एक डेवलपमेंट करते हैं। आपकी असल पावर जो है वो काम करने की है, आप थके नहीं अपने काम में। तो इस किस्म की चीज़ें जो, अगर आप पैसा कमाने के लिए जाएं तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास ना पहचान है, ना नाम है, ना उनको उनकी कोई स्किल है, कुछ नहीं है। 2 नंबर अगर आपने पैसा कमाना है तो मैं ये कहता हूँ लोग बच्चों से कि आप MBA कर रहे हैं,
आप जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, तो ये मत लें, आप स्किल आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप आर्ट की तरफ आएँ, आप आपका नाम भी होगा, फेम भी होगी, आपको काम भी मिलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर, आपने आर्ट की इतनी खिदमत की है, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने आपको वो मुकाम दिया जो आप डिजर्व करते थे? मेरी औकात से ज़्यादा पाकिस्तान ने मुझे दिया है और मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ। सर, ये एक सवाल जो आज तक ज़हनों में गूंजता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ ही आज़ाद हुए, दोनों ने साथ ही फ्रीडम की स्ट्रगल की। ये बताएं कि बॉलीवुड के अंदर जो लोग काम करते हैं वो मैसिव सुपरस्टार ऑस्कर तक मूवीज जाती हैं, पाकिस्तान के स्टार्स को ये स्टारडम क्यों नहीं मिलता और हमारे यहाँ लेजेंड की कदर क्यों नहीं है? जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं वो कसम कुर्सी की जिंदगी आखिरी आयाम में गुजारते हैं। अभी रिसेंटली राशिद महमूद साहब हैं, उन्होंने बिजली के बिल की वजह से उन्होंने काफ़ी एहतजाज भी किया। हमारे यहाँ लेजेंड की कदर क्यों नहीं हमारे यहाँ तो है ही, बेकदरी तो है ही। हम कौम नहीं बन पाए, हम मुत्तहिद नहीं हो पाए। हमने कभी अपने ऊपर फ़ख्र नहीं किया पाकिस्तानी होने पे, कभी हमने अपने किसी दोस्त के स्किल्ड होने पे फ़ख्र नहीं किया, बल्कि ये कहते हैं यार उसको क्या आता है दफ़ा मारना। तो ये जो एक रवैये हैं, ये रवैये तब्दील नहीं हुए, और ये रवैये तब्दील होने थे स्कूल से, है? और वहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा ऐसा नहीं रहा। तो जबकि आप ये देखें हमारे यहाँ बड़ा एक लोगों में ये तासुर पाया जाता है जी, इंडियन एक्टर्स जो है वो पढ़े लिखे हैं और बड़ा वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। अब उनको ये पता नहीं कि कोई भी उसमें डिग्री होल्डर नहीं है, कोई भी उनमें ग्रेजुएट नहीं है। वो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, बुनियाद उनकी बचपन से, उनकी स्किल अच्छी बनी हुई है, और वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो अंग्रेज़ी बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसको वो जानते भी नहीं। वो जानते भी लिहाजा अपने ऊपर फ़ख्र करें, अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र करें, अपने बच्चों को वो बनाएं जो अब दूसरों को देख के नर्वस होते हैं या अपने अंदर ये सोचते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं। तो अपने बच्चों को बनाएं, उनकी स्किल जो है स्किल। डेवलप करें। मौसीकी का सर शौक है? हाँ, मौसीकी ऑफ सुनते हैं? कोर्स, ऑफ कोर्स। किस टाइप की मौसीकी आपको मैं ज़्यादा? सॉफ्ट म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं मुझे अच्छा लगता है। कौन सा सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा, जो आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं? माज़ी का भी बता दें। और नहीं, सिंगर सभी पसंद है, लेकिन गाने किसी-किसी के अच्छे लगते हैं। क्लिक करते देखो हैं। कभी उस सिंगर का गाना अच्छा लगता है तो वो अच्छा है, कभी उस सिंगर आप कैटेगराइज़ नहीं कर सकते कि वो अच्छा है तो उससे वो कम अच्छा है तो वो अच्छा नहीं है, नहीं ये नहीं। ये सारे फ़नकार हैं, ये सारे आर्टिस्ट हैं, ये सारे सिंगर हैं, ये सारे गुलकार हैं। लेकिन गानों आप कह सकते हैं कि ये गाना मुझे इस बार इसने जो गाना गाया बहुत अच्छा है, उसने जब गाया था तो वो अच्छा था। राहत फ़तेह अली जी। बहुत बड़ा नाम, इंडिया में भी उन्होंने झंडे गाड़े अपनी शोहरत के, पाकिस्तान में भी। आप उनको सुनते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं? मेरी फ़िल्मों में गाए हैं उसने, गाए हैं। हाँ, उन्होंने गाए हैं और वो पाकिस्तान का फ़ख्र है वाक़ई। उनकी जो स्किल है वो बड़ी पावरफुल है। कोई ऐसा मैं तो गाना? उनको उस वक़्त से जानता हूँ जब वो बहुत छोटे थे। जब वो आके उनकी गोद में बैठते थे खान साहब की, हाँ, मतलब सब तो हम उनके साथ काम कर रहे होते थे, तो वो बहुत छोटे थे और उन्होंने उनकी गोद से अपना सीखने का अमल शुरू किया। नुसरत फ़तेह अली साहब के साथ आपकी बैठक भी रही, जी। आपकी तन्हाई भी रही, गोशानशीनी भी रही। कोई एक ऐसा वाक़या जो खान साहब की ज़िंदगी का आपको याद हो? मैं जब ये फ़िल्म बना रहा था चूनिया, तो मुझे किसी ने गाना सुनाया, सो चांदिया दे गया सो आता। गाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है खान साहब का गाना, तुझे तो मेरी सिचुएशन पे फिट बैठ रहा है, तो मैं बात करूँगा। मैंने खान साहब से बात की, खान साहब ये गाना मैं आपका इस्तेमाल कर लूँ? कहते सो बिस्मिल्लाह करो। ये बड़े लोगों की बात है। तो इस तरह उनका जब जीवा की मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक कर रहा था,
तो खुद चल के आए वो, और देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, खुश हो रहे थे। तब की मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी। तो ये बड़े लोग जो थे आपको आके हिम्मत अफजाई करते थे आपकी, आपको प्रमोट करते थे, आपकी स्किल को कहते थे बहुत ज़बरदस्त है यार, आपके अंदर फिर और काम पैदा कर। आजकल जो है वो की कहते हैं पंजाबी च लत खिच कल्चर, लत खिच कल्चर, ऐदा खिंचो ओदी लत खिंचो ओदा, तो वो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। तो सर ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा एक्टर जिसको आपने, या पहले आते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो कोई ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको आपने अपनी फिल्म के लिए लिया हो और बाद में आप पछता रहे हो कि यार मैंने किसको ले लिया है, कोई ऐसा पछताना तो मुझे उस वक्त चाहिए था जब मैं उसको ले रहा था। था। तो जब ले लिया तो फिर अब क्या, क्यों पछताना, फिर उससे काम ले, काम ले, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा एक्टर, कोई भी नहीं, कोई भी। नहीं मेरा नेगेटिव। आपका सबसे बेस्ट एक्टर कौन सा है जिसे आप कहते हैं कि ये बेस्ट है? ये फिर आप वही बात करें, ये सारी बेस्ट है। जिसको अच्छा रोल मिल जाएगा वो बेस्ट काम करेगा, काम करेगा। जिसको अच्छा डायरेक्टर मिल जाएगा वो बेस्ट काम करेगा। तो एक्टर सारे एक जैसे हैं। सही। अब ये अलग बात है कि कौन सा एक्टर वो अपने रोल को कितनी अच्छा फॉलो करता है, डायरेक्टर को कितना अच्छा फॉलो करता है, बाकी सारे एक जैसे। पाकिस्तान के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस और बाहर के मुल्कों में भी आपने देखा है, लाइक आप एक पूरी किताब है, आप एक दबिस्तान है, आपके जितना हासिल कर सकते हैं हम करेंगे। आप बाहर के मुल्कों में आपने कैसे लोगों को देखा, फिल्म के लोगों को आप मुलाकात की, और पाकिस्तान के अंदर फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाहर की कंट्री में सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट है, या तो वो फिल्म का है या वो स्टेज का है, स्टेज क्या है, बिल्कुल और उसकी इज्जत है। इज्जत है उसकी। यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली इस काम को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता कि जी ये शरीफ लोगों का काम है। ये अरे एक भाई, अलमी है, अलमिया है ये अलमिया है। ये जो फिल्म आज पढ़ाई जा रही है, ये मेरी कोशिशों से हुआ है, जी सर। डॉक्टर मुगीज़ के डॉक्टर ज़माने। मुगीज़ के ज़माने मैंने में डॉक्टर मुगीज़ को भी हाँ उनको कह के मैंने शुरू कराया, और पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर इधर स्पीरी यूनिवर्सिटी में वो आ गए थे, फिर वहाँ, फिर BNU, फिर NCA, फिर UCP, फिर से अभी सब जगह कोई हज़ारों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं फिल्म एंड थिएटर के फिल्म में, लेकिन फिल्म का एक भी डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि फिल्म एक पैशन का नाम है, फिल्म का काम एक पैशनेट कर सकता है। तो जो पैशनेट नहीं है वो नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है। सब ने जाके प्रोडक्शन हाउसेज में टीवी पे नौकरी की है। आप भी आप देखें ना, अनफिल करने के बाद मेरा एक छोटे से आदमी का पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको तो बहुत आगे होना चाहिए मैं था। सर आप बल्कि आपको मेरी सीट पे होना चाहिए था आज। और मैं आपको यही मैसेज दे के जा रहा हूँ कि मैं आप नेक्स्ट टाइम आपको मिलूँ तो आप इधर बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो। सर ये बताइएगा, कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत में कभी मेरी तो मोहब्बतें ही तो हुई हैं मुझे, अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बतें ही की हैं मैंने, और उन मोहब्बतों से ही सीखा है, उन मोहब्बतों से ही इंस्पिरेशन ली है, उन मोहब्बतों से ही जज्बात लिए हैं, मोहब्बतों से ही रोना सीखा है, उन मोहब्बतों से ही खुश होना सीखा है, उन मोहब्बतों से ही मेरे दिल धड़के हैं। पहली मोहब्बत कौन थी? पहली मोहब्बत मेरी टीचर थी। स्कूल या कॉलेज? ट्यूशन। और फिर मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है, जीने के लिए कितनी ज़रूरी है? उसके बगैर जीना ही हराम है। मोहब्बत के बगैर जीना कोई जीना है लल्लू? ये थोड़ा सा एलेबरेट करें इस बात को। देखिए, मोहब्बत हर कैपेसिटी में आपको करनी चाहिए। अपने काम से आपको मोहब्बत करनी चाहिए, अपने बच्चों से आपको मोहब्बत करनी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप से आपको मोहब्बत करनी चाहिए उनका एहतराम में, अपनी बीवी से आपको मोहब्बत करनी चाहिए। माँ का रिश्ता जिसने आपको जन्म दिया है, ठीक है, और बीवी का रिश्ता जिसने आपके बच्चों को जन्म देना है, ये इतने पावरफुल रिश्ते हैं, और ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, सबसे बड़ी मोहब्बत। और फिर बाप क्या,
जिसने जो अपनी ज़िंदगी आपको आपके बढ़ावे के लिए, आपको डेवलप के लिए, आपको एक वाहद रिश्ता है बाप का जो ये चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे आगे बढ़े। बढ़े। कोई रिश्ता नहीं चाहता। माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, पास रहे। इसलिए बहू से लड़ाई होती है। लेकिन बाप कहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। मुझसे आगे बढ़े। ये एक रिश्तों का एक नफसियाती पहलू है। आपने तरक्की की और सक्सेस का एक दौर देखा और आज तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। आपकी सक्सेस में सबसे अहम रोल किसका है? मेहनत का। मेहनत का। कहा यह जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। आप इसको बंद कर दो यार, ये कहा गया और बर्बादी ज़्यादा हुई है। हाँ। औरतों ने बर्बादी ज़्यादा की। कम लोग होते हैं मेरे जैसे जिसको साइमा जैसी बीवी मिलती है या रुखसाना जैसी बीवी मिलती है। इन दोनों बीवियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ज़िंदगी। तो बहरहाल ये सवाल ही, अब नए सवाल घड़ने चाहिए। बिल्कुल। सर ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री और पर्सनल लाइफ, जब एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, एक पब्लिक फिगर हो जाता है बंदा, पर्सनल लाइफ और फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ में बंदा करेक्टराइज कैसे करे कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी फिल्म इंडस्ट्री है? मेरी ये पर्सनल लाइफ है, मेरी फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ ही है। जो मैं फिल्मी आदमी हूँ, मैं घर में भी फिल्मी आदमी हूँ। मैं सो रहा हूँ, मैं फिल्मी आदमी हूँ। मैं जाग रहा हूँ, मैं फिल्मी आदमी हूँ। मैं कहीं किसी से मिल रहा हूँ, मैं फिल्मी आदमी हूँ। और मैं अपने इस लाइफ पे फख्र महसूस कर रहा हूँ। कोई ऐसा फैन आपको मिला हो जो आज तक याद आता हो कि यार वो मिला था फैन, ऐसा फैन नहीं देखा दोबारा बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान के अंदर? नहीं, फैन मिलते रहते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन डर लगता है कि अगली मुलाकात में ये ना कहे कि ये क्या झक मारा तुमने। लिहाजा मिलते हैं, मेहरबानी है उनकी, प्यार करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शर्फ बख्शा, मुझसे बात की, नहीं, यू टाइम दिया। मोसर आप मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं, नहीं। अली ताहिर मुगीज़ साहब के, और मैं अली ताहिर मुगीज़ साहब का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। बड़ा ज़बरदस्त आदमी है वो, और ताहिर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इंटरव्यू किया, और आपने भी कोई कम नहीं किया, अच्छा किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आप जितने हम ख्याल लोग हैं, 8, 10, 12, एक ऐसा उन सबको लेके आओ मेरे पास, मेरे स्टूडियो में आओ, वहाँ हम बैठें, बीच में मैं बैठूं, और आप वहाँ सवाल करें, वहाँ सवाल करें सब, तो एक कोई नई बात निकलेगी। सर जाते जाते कोई एक शेर या कोई एक जो कोट हमें सुना जाए जो आपकी ज़िंदगी के बहुत करीब हो और उससे आपने मैंने पढ़ा था और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लिया कि ये जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आपको बुरा कहते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी बुराई करता है। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे नियो प्लस का पॉडकास्ट। हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड मौजूद थे, सैयद नूर साहब। अल्लाह हाफिज़, नासिर दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।